हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ पंचायत राज अधिनियम का पार्ट 2। और इसमें भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और हम लोग सब मिलकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 59वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, धनराशि के दुरुपयोग के दोषी पाए गए प्रधान को किस धारा के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रावधान है। तो ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और सेक्शन आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन 14A है, सेक्शन 14A, इसमें इसका प्रावधान किया गया है और ये सेक्शन अच्छा है, पूछा जाने लायक सेक्शन है, इसलिए इसे याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गलत उत्तर का चयन करें। पंचायत राज अधिनियम आरक्षण का प्रावधान करता है? बिल्कुल करता है। अनारक्षित स्थानों से लड़ने से आरक्षित को नहीं रोकता, ये भी बिल्कुल सही है। आरक्षित पर केवल निर्दिष्ट आरक्षित ही लड़ेगा, ये भी सही है। तो फिर ये जो लास्ट वाला है इसको देखिए, अनारक्षित पर आरक्षित को अधिमान होगा, इसकी व्यवस्था नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी ग्राम पंचायत में यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं तो तदर्थ प्राधिकारी आदेश द्वारा क्या करेगा। तो सेक्शन 11B में बताया गया है, या तो वहाँ प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा या फिर प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। तो पहला है, प्रशासनिक समिति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। केवल प्रशासनिक समिति की नियुक्ति हो सकती है, केवल प्रशासक ही नियुक्त हो सकता है। तो ये तीनों बातें हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों में से कोई भी। यानी कि यह तो केवल प्रशासनिक समिति की नियुक्ति की जा सकती है और या फिर केवल प्रशासक की नियुक्ति हो सकती है। और जो पहला ऑप्शन है, प्रशासनिक समिति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, तो ये इसलिए गलत हो गया कि इसकी नियुक्ति की जाएगी। अब प्रशासनिक समिति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है तो ये नियुक्त नहीं करेगा, बल्कि इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसलिए इसमें बी और सी, ये जो उपरोक्त दोनों आंसर हैं, ये सही माने जाएंगे। हालांकि जब आप सेक्शन बी देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो लिखा गया है, प्रशासनिक समिति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, तो ये प्रशासक नियुक्त नहीं करेगा बल्कि प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है एक्ट, बेयर एक्ट से, इसलिए ये गलत है। आप मैच कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य को न्याय पंचायत सदस्य निम्न पदों में से दोनों को एक साथ धारण नहीं कर सकता। तो ये देखिए, ये सेक्शन 11E है, उसमें अनर्हता की बात की गई है। और जो सेक्शन 11 का D है, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 2 पदों को धारित नहीं कर सकता। ये दोनों में डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को सेक्शन 11E और सेक्शन 11D को मिक्स करके बना दिया गया है। अब इसमें बताना है कि कौन सदस्य निम्न पदों में से दोनों को एक साथ धारण नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल सदस्य, तो ये तो हो ही नहीं सकते ना, इनको तो प्रधान या सदस्य हो ही नहीं सकते। इनको होने के लिए इनको एक्ट में ही मना कर दिया गया है कि ये हो नहीं सकते। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख या उप प्रमुख, ये भी नहीं हो सकते। जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये भी नहीं हो सकते। मतलब ये तो ग्राम पंचायत में हो ही नहीं सकते। आप सिंपल सी भाषा में समझिए। तो ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान,
तो कोई भी व्यक्ति एक ही समय में ग्राम पंचायत का प्रधान या ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह सकता। हालांकि ग्राम पंचायत का प्रधान ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होता है, ये एक्ट में बताया गया है। लेकिन एक्ट में 11D में स्पष्ट भी किया गया है कि ये एक ही व्यक्ति एक समय में दोनों जगह या दोनों पदों को धारित नहीं कर सकता। तो ये ही आंसर इसका है, जो पदों को धारित नहीं कर सकता एक समय में दोनों पदों को। बाकी जो 3 हैं वो व्यक्ति हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य और प्रधान हो ही नहीं सकते। तो ये उनको डिबार कर दिया गया है स्पष्ट रूप से। तो अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, और आप चाहे तो ये डायरेक्ट से ये सेक्शंस आप देख सकते हैं, आपको फायदा होगा। यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक स्तरों का पंचायत सदस्य चुन लिया जाता है तो घोषणा या अंतिम घोषणा के दिनांक से उसे कितने दिन के भीतर पद को त्याग करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, ये सेक्शन 11E के ही सब क्लास 3 में बता दिया गया। तो ये बताया गया कि 60 दिनों के भीतर उसे 2 में से 1 पद को छोड़ना होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि 60 दिनों के भीतर उसे 2 में से 1 पद को छोड़ना होगा। पंचायत क्षेत्र की घोषणा हेतु असत्य कथन चुने, तो आपको असत्य कथन चुनना है। तो पंचायत क्षेत्र की घोषणा अधिनियम के सेक्शन 11F में प्रावधानित है, उसमें उपबंधित है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको असत्य कथन चुनना है। तो ऐसा उपबंध धारा 11 में किया गया है। 11 का मतलब 11F में किया गया है। तो चा का मतलब F, तो ये सही है। 1000 जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र की घोषणा हो सकेगी, तो ये भी सही है। किसी राजस्व ग्राम या मजरे को पंचायत क्षेत्र घोषणा हेतु विभाजित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। अब ऐसी घोषणा प्रधान की पूर्व अनुमति से होती है। तो सेक्शन 11 यानी कि 11F कहता है कि इसके लिए पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, प्रधान को नहीं है। तो प्रधान की अनुमति से ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। पंचायत क्षेत्र की घोषणा की जो पावर है वो सेक्शन 11F में स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। प्रधान को कोई पावर नहीं है, उसकी परमिशन लेने की या उसकी प्री परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बताता है सेक्शन 11F बताता है। अब ये देख लेते हैं, इसमें आपको गलत उत्तर बताना है। तो ये सिंपल है आपके लिए। सेक्शन 12C आप देख ही चुके होंगे। तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 9 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 होती है। इतना भर हमको याद रखना है। तो अगर जनसंख्या 1000 तक है तो 9 सदस्य होंगे, और 1 से ज़्यादा 2 से कम है तो 11 सदस्य होंगे, 2 से ज़्यादा और 3 से कम है तो 13 सदस्य होंगे, और अगर 3000 से अधिक है तो फिर 15 सदस्य होंगे। देखिए 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। तो यहाँ 14 की जगह 15 होगा। तो 15 सदस्य होते हैं, ये हमको याद ही रखना है कि कोई भी ग्राम पंचायत हो न्यूनतम 9 होते हैं और मैक्सिमम 15 होते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है, या कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, या कोई एक संख्या दे देगा कि 2000 से ज़्यादा और 3000 से कम जनसंख्या वाले गांव में सदस्यों की संख्या होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन वो किसी भी तरह से बना सकता है, आपको संख्या पता होना चाहिए। कभी कभी इस सदस्यों की संख्या का प्रोविजन भी पूछ सकता है, सेक्शन भी पूछ सकता है। तो सिंपल है, सेक्शन 12C ये याद होना चाहिए
कि जो सदस्यों की संख्या बताई गई है जनसंख्या के अकॉर्डिंग वो किस सेक्शन में बताई गई है। उत्तरों की सहायता से सही कूट का चयन कीजिए। तो ये जो मैचिंग बनाई गई है इसमें ये जो सेक्शन 51 और 93 है ये एक्चुअली चैप्टर 6 में थे, जो अब अधिनियम में नहीं रह गया है, तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि चैप्टर 6 सेक्शन 42 से 94A तक होता है और सेक्शन 6 को ही ओमिटेड कर दिया गया है और ये 2017 में किया गया है। तो 2017 से ये चैप्टर ही ओमिटेड है, तो सेक्शन 42 से 94A तक अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ये इसमें आता है। अब इसमें दो बचते हैं, तो आप याद कर सकते हैं। जो अधिभार है यानी कि सरचार्ज है वो सेक्शन 27 में बताया गया है और जो अपराधों की समन की बात है वो सेक्शन 104 में बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधान के निर्वाचनों में निम्नलिखित में से किस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी, ये बताना है आप। और ये भी सेक्शन 12C में ही दिया गया है। तो पहला है कि निर्वाचन अबाध नहीं है, रिश्वत या भ्रष्ट आचरण व्याप्त था। आपको इनमें से वो बताना है जिस आधार पर आपत्ति नहीं हो सकती प्रधान के निर्वाचन में। दूसरा है नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया गया, नियमों के पालन में घोर चूक हुई है, संबंधित प्राधिकारी का उपेक्षापूर्ण आचरण। तो ये तो ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं। तो सेक्शन 12C में वो आधार दिए गए हैं जिन पर प्रधान के निर्वाचन में आपत्ति की जा सकती है और उस सेक्शन में भी बताया गया है कि इन आधारों के सिवा अन्य आधारों पर आपत्ति नहीं की जाएगी। और सेक्शन 12C में जो आधार बताए गए हैं उनमें से संबंधित प्राधिकारी का उपेक्षापूर्ण आचरण ये आधार में शामिल नहीं है, इसलिए इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी। बाकी जो आधार बताए गए हैं उस पर आपत्ति होगी। तो पहला है कि निर्वाचन अबाध नहीं है, रिश्वत या भ्रष्ट आचरण उसमें व्याप्त है, यानी कि अनुचित प्रभाव डालने का या भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से उसमें व्याप्त था। दूसरा, अगर निर्वाचन का परिणाम निकला है उसके बाद जो आपत्ति के आधार हैं वो ये है कि किसी नाम निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से है अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने में घोर चूक की गई है। ये आधार सेक्शन 12C में बताए गए हैं और इन्हीं आधारों पर ही आपत्ति की जाएगी, इनके सिवा नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रधान को हटाने के लिए कोई भी बैठक बुलाई जाएगी। तो सेक्शन 14 के क्लास 2 में बताया गया है कि प्रधान को हटाने के लिए कोई भी बैठक उसके निर्वाचन के 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी, ये लिखा गया है उसमें। तो इसका मतलब ही हुआ कि 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी तो 2 वर्ष के पश्चात ही बुलाई जाएगी। तो इसका आंसर ये हो गया। अगर 4 में से देखें तो इसका आंसर 4 में से ये होगा, क्योंकि पहला निर्वाचन के 2 वर्ष के भीतर, तो ये तो एक्ट में ही बताया गया है कि 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। निर्वाचोपरांत किसी भी समय ये हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन के 6 मास के उपरांत तो व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि 2 वर्ष के भीतर बुलाई नहीं जाएगी। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, निर्वाचन के 2 वर्ष के उपरांत बुलाई जाएगी, उसके पहले नहीं बुलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई बैठक में गढ़पूर्ति होगी। तो प्रधान को हटाने के लिए जो गढ़पूर्ति की व्यवस्था की गई है वो सेक्शन 14 के 1A में की गई है। तो सेक्शन 14 का जो क्लाज 1A है उसमें बताया गया है कि प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई बैठक में जो गढ़पूर्ति होगी वो 1/3 सदस्यों से होगी, ये बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि प्रधान को हटाने के लिए जो बैठक बुलाई जाएगी उसके लिए कोरम तो 1/3 सदस्यों से पूरा होगा, लेकिन इस बैठक में प्रधान को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो प्रधान को हटाने का जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और जिस बैठक में प्रधान को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है उस बैठक की गढ़पूर्ति 1/3 सदस्यों से होगी, ये प्रावधान किया गया है सेक्शन 14 के इस क्लाज 1A में। अब एक कोरम और सेक्शन 41 में बताया गया है, मैं यहीं पर बता देता हूँ, 2-3 तरह के कोरम हैं। तो एक कोरम सेक्शन 41 में बताया गया है जिसमें बजट पेश करने की व्यवस्था है। तो बजट के लिए जो कोरम की आवश्यकता पड़ेगी वो आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर मोर देन हाफ जो कोरम होगा, मोर देन हाफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब हम बजट वहाँ पर पेश कर पाएंगे। क्वेश्चन अभी आगे मैं बताऊंगा। और एक सेक्शन 11 में भी व्यवस्था की गई है कि यदि 1/5 सदस्य प्रधान से ये मांग करते हैं कि बैठक बुलाई जानी चाहिए, या फिर नियत प्राधिकारी प्रधान से ये लिखित में बैठक बुलाने के लिए कहता है, तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग प्रधान को मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर बैठक बुलानी पड़ेगी। तो 1/5 सदस्यों की मांग पर यह बैठक बुलाई जा सकती है। तो इस तरह से सेक्शन 11 में 1/5 सदस्यों की व्यवस्था है, वो मांग करेंगे बैठक बुलाने के लिए। और ये सेक्शन 14 में प्रधान को हटाने के लिए कोरम की व्यवस्था की गई है कि उस बैठक के प्रधान को हटाने के लिए जो बैठक की जाएगी उसकी कोरम की व्यवस्था की गई है। और सेक्शन 41 में बजट पेश करने की जो बैठक होगी उसमें कोरम की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजना कौन तैयार करता है? तो सेक्शन 15A में ये बता दिया गया है कि विकास योजना ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में से किए कार्यों को ग्राम पंचायत को समुन्देशित कर सकती है। ग्राम पंचायत को समुन्देशित कर सकती है, तो वो कौन से कार्य हैं जो राज्य सरकार किसी भी ग्राम पंचायत को समुन्देशित करती है कुछ कार्यों को करने के लिए? तो पहला है किसी कर या भू राजस्व को संग्रह करना। दूसरा है वन की व्यवस्था और अनुरक्षण, फॉरेस्ट की। पंचायत क्षेत्र में खाली भूमि की व्यवस्था और उपर्युक्त सभी। तो सेक्शन 16 में ये सारे कार्य बताए गए हैं जिनका किसी पंचायत को, ग्राम पंचायत को राज्य सरकार करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। सेक्शन 24 के अंतर्गत संविदा करने की शक्ति किसमें है? तो सेक्शन 24 में ग्राम पंचायत को ही संविदा करने की शक्ति दी गई है, पावर दिया गया हुआ है। सेक्शन 25 का क्लास 7 ये अब ओमिटेड है,
2017 से, तो इसका कोई अब मतलब नहीं निकलता। ग्राम पंचायत नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। तो ग्राम पंचायत को कर्मचारियों की नियुक्ति का पावर सेक्शन 25 के क्लास 2 में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। अधिभार से संबंधित धारा, तो ये एक मैचिंग इसके पहले मिली थी जिसमें हमने अधिभार का सेक्शन ही देखा था और यहाँ पर भी सेक्शन ही पूछा जा रहा है। तो जो सरचार्ज है उसका सेक्शन 27 है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के धन के हानि या दुर्व्यय या दुरुपयोजन हेतु दायी है। धन की वसूली से पूर्व उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सेक्शन 27 में बताया गया है कि यदि वो पद पे बना रहता है तो 10 साल और कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 5 साल के पश्चात उसके दायित्व समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा 5, चूँकि उसके में इसमें है कि उसकी वसूली के पूर्व उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उस समाप्ति के कार्यकाल के दिनांक से 5 वर्ष के पश्चात उसके ऊपर ये दायित्व जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और यदि वो पद पर बना रहता है, मतलब उसका जो कार्यकाल है समाप्त नहीं होता, तो फिर 10 वर्ष की समाप्ति पर उसके दायित्व समाप्त हो जाते हैं। सेक्शन 27 में पूछा गया है कि 27 के अधीन अधिभार की धनराशि का निर्धारण करता है। तो सेक्शन 27 का क्लास 3 ये बताता है हमको। तो सेक्शन 27 का क्लास ये 3 नहीं है बल्कि 2 है। ये बताता है हमको कि नियत प्राधिकारी जो हैं वो अधिभार की राशि का निर्धारण करते हैं और नियत प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 2 में डिस्क्राइब किया गया है। आप वहाँ देख लेंगे ये नियत प्राधिकारी होता कौन है, किस टाइप का अधिकारी होता है और इसको कौन नियुक्त करता है। ये आप परिभाषा पढ़ के नियत प्राधिकारी को पता कर लें। हो सकता है नियत प्राधिकारी के संबंध में भी कोई ऐसा क्वेश्चन वो बना दे जो डिफिनेशन क्लास से रिलेटेड हो, तो वो आपको इस अधिनियम का जो सेक्शन 2 है उसमें कहीं डिफाइन किया गया है, ये आप वहाँ देख लें। अब ये पूछता है धारा 27 के अंतर्गत अधिभार के निर्धारण से व्यथित व्यक्ति आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील कर सकेंगे। तो आपने देखा कि ज़्यादातर जो भी अपीलें इन माइनर एक्ट में हो रही हैं, लोकल एक्ट में हो रही हैं तो वो अपील के लिए मैक्सिमम टाइम 30 डेज ही है सभी जगह। तो इससे आप एक कॉमन आइडिया ले सकते हैं। फिर भी आपको कंफर्म होना चाहिए, गैस और तुक्के कानून में नहीं चलते हैं। लेकिन एक आइडिया, एक तरीका है, जब हम फंसते हैं तो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो वो सहारा मजबूत हो तभी लिया जा सकता है। तो 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा, लेकिन कहाँ कर सकेगा, उसका फोरम क्या है? तो उसका फोरम राज्य सरकार को कर सकता है या फिर राज्य सरकार द्वारा नियत अन्य जो अपील प्राधिकारी है जिसको राज्य सरकार ने उसको अपॉइंट कर रखा है स्पेशली, तो दोनों जगह की जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर ए और बी होगा। अब ये पूछा जा रहा है कि धारा 27 के अंतर्गत प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। तो अधिभार नियत करने एवं भू राजस्व के बकाये की तरह वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। ये सेक्शन 27 का क्लास 3 है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अधिभार नियत करने के बाद जो भी अधिभार है उसको भू राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जा सकता है। ये क्लास 3 बता रहा है। और सेक्शन 27 का क्लास 4 कह रहा है कि इसके लिए प्रतिकर के लिए वाद भी उसके ऊपर लाया जा सकता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया सी, ए या बी, यानी कि दोनों में से कोई भी कार्रवाई उसके साथ की जा सकती है। तो सेक्शन 27 का क्लास 3 और क्लास 4
याद रखने की है, और ये इम्पॉर्टेंट, मैं इसको समझ रहा हूँ। और अभी अभी 24 हमने पढ़ा, सॉरी क्लास 4 पढ़ा 27 का। इसके अंतर्गत प्रतिकर के लिए वाद दाखिल करेगा, तो वाद कौन दाखिल करेगा इसके लिए? तो इसको स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ये। तो सेक्शन 27 के क्लास 4 में राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि उसके खिलाफ वो प्रतिकर का वाद दाखिल कर सकती है। निम्नलिखित में कौन लोक सेवक है? तो ये बात सेक्शन 28 में बताई गई है कि ये लोक सेवक होंगे, कौन कौन लोक सेवक होंगे। और ये जो लोक सेवक हैं वो आईपीसी में सेक्शन 21 में जो लोक सेवक की, पब्लिक सर्वेंट की जो को डिफाइन किया गया है, उन अर्थों में इनको लोक सेवक माना जाएगा। तो सेक्शन 28 में ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति अथवा किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य वो भारतीय दंड संहिता के धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें ग्राम पंचायत दिख रहा है, पहला है तो ग्राम प्रधान, ये नहीं, 28 के अकॉर्डिंग ये नहीं है। ग्राम पंचायत के सदस्य या सेवक, तीसरा है न्याय पंचायत के सदस्य या सेवक, उपर्युक्त सभी। तो अधिनियम कहता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य या सेवक ही लोक सेवक माने जाएंगे, या कोई संयुक्त समिति हो तो उसके भी, लेकिन न्याय पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक नहीं माने गए हैं। ग्राम प्रधान को भी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत लोक सेवक आईपीसी की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार नहीं माना गया है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ग्राम प्रधान भूमि प्रबंधक समिति होगी? अंतर्गत ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति होगी। तो ग्राम पंचायत को ही भूमि प्रबंधक समिति बना दिया गया है अधिनियम के अंतर्गत, और उसके लिए सेक्शन 28 का ए, ये 28 का यानी कि 28A में ये व्यवस्था की गई है कि जो ग्राम पंचायत होगी वही भूमि प्रबंधक समिति भी होगी। दूसरा पूछा गया किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का उल्लेख दिया गया है? तो सिंपल सी बात है, अगर सेक्शन 28A में वो समिति का प्रावधान है तो उसके ठीक बाद वाले सेक्शन में 28B में उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है अधिनियम के अंतर्गत। ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति पट्टे, संविदा या सेवा योजन में कोई स्वत्व कलेक्टर की अनुमति से अर्जित कर सकेगी। हाँ, तो कलेक्टर की अनुमति से तो अर्जित कर सकेगी, अन्यथा अर्जित नहीं कर सकेगी। तो सेक्शन 28 का क्लास सी बताता है कि ये सही है, इसलिए ये सही है कि कलेक्टर की अनुमति से तो अर्जित कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसमें दोनों बातें हैं, कलेक्टर है तो सही है, कलेक्टर इसमें नहीं शामिल करता, उसकी अनुमति नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकती, वो नेगेटिव है, वो गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई ग्राम पंचायत के अधिकारिता के बाहर के संगठनों एवं संस्थाओं को अंशदान किसकी अनुमति से दे सकती है? तो देखिए, इसके लिए उसे राज्य सरकार की सामान्य या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो कोई भी ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के बाहर किसी भी संगठन अथवा संस्था को अंशदान करती है तो उसके लिए राज्य सरकार
की सामान्य विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, उसी की अनुमति से ऐसा वो कर सकती है। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना का निर्माण करेगी और वह निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व उसे भेजेगी। तो किसी भेजेगी ये आपको बताना है। सेक्शन 15A में इस बात को बताया गया है कि वह जो विकास योजना है वो संबंधित क्षेत्र पंचायत को भेजेगी। तो ग्राम पंचायत जिस क्षेत्र पंचायत से संबंधित है उस क्षेत्र पंचायत को वो ग्राम योजना का निर्माण करके भेजेगी। ये सेक्शन 15A में बताया गया है। तो संबंधित क्षेत्र पंचायत, और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखने का है इसको। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों में से निम्न में से कौन सा एक कार्य सम्मिलित नहीं है। तो भूमि प्रबंधक समिति के कार्य, इसके पहले सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन 28B में। सेक्शन 28B में उसके कार्य बताए गए हैं। अब वो कार्य देख लेते हैं। आजाद व्यक्ति में निहित हित प्रदान कर संपत्ति नियंत्रण करना, वन संरक्षण करना, हाट बाजार एवं मेलों का प्रबंध, जलाशयों तालाबों का अनुरक्षण एवं विनाश। तो ये विनाश नहीं है, ये विकास है। तो सेक्शन 28B में बताया गया है ये सारे कुछ, इसको छोड़ करके। तो इनके पास ये पावर नहीं है कि जो अनबान पर्सन है उसमें जो वेस्ट इंटरेस्ट है वो ऐसा कुछ उसके पास पावर नहीं है। तो भूमि प्रबंधक समिति के पास जो पावर है वो गांव के अंदर ही सीमित है। वन संरक्षण, हाट बाजार, मेले, जलाशय, तालाबों का अनुरक्षण और उनका विकास, और भी कुछ कार्य हैं। तो मेरी सलाह है कि आप इस सेक्शन को एक बार पढ़ लें। हो सकता है कि ये कार्य जो आपके सामने दिए गए हैं इनकी अलावा और भी जो कार्य हैं वो दे दिए जाएं, ये ना दिए जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि एक रेडीमेड मटेरियल है, इसमें इतना ही ये सीमित है। और इससे ये पता चलता है कि कार्यों से संबंधित क्वेश्चन बनता है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे कार्यों को एक बार आप सरसरी निगाह से देख लें। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जो वित्त आयोग है उसका प्रावधान इसमें धारा 32A में किया गया है, यह 32 में किया गया है। और ये वित्त आयोग के लिए वही अनुच्छेद है जो संविधान में बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये वित्त आयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के अधीन वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो सेक्शन 32A में बताया गया है कि इसका जो गठन है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। तो इनको गठन करना है, सारी प्रक्रिया उसमें सेक्शन में बता दी गई है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वित्त आयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र एवं जिला पंचायत के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और अन्य के संबंध में सिफारिशें करता है। तो किसको सिफारिश करता है? वो राज्यपाल महोदय को ही सिफारिश करता है, तभी राज्यपाल महोदय वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो इससे हमें ये एक आइडिया और मिल जाता है कि एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि राज्यपाल वित्त आयोग का गठन किनकी सिफारिश पर करते हैं। इसका ठीक उल्टा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घुमा फिरा लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है।
अब एक क्वेश्चन और है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि धारा 33 के अधीन ग्राम पंचायत हेतु भूमि अर्जित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो धारा 33 में ये पावर कलेक्टर महोदय को दिया गया है। कलेक्टर को भूमि अर्जित करने का पावर है और इसके लिए कलेक्टर को नियत प्रपत्र में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत दे सकती है और ऐसा आवेदन पाने के बाद जो कलेक्टर महोदय हैं वो भूमि का अर्जन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा 34 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की अधिकारिता में स्थित सार्वजनिक संपत्ति किसमें निहित होती है। तो ग्राम पंचायत की अधिकारिता में स्थित सार्वजनिक संपत्ति ग्राम पंचायत में ही निहित होती है धारा 34 के अनुसार। धारा 34 में किसी सार्वजनिक संपत्ति के स्वामित्व के बारे में विवाद होने पर वो विवाद का निर्धारण कौन करेगा। तो उस विवाद का निर्धारण भी ग्राम पंचायत करेगी, ये याद रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर सार्वजनिक भूमि और किसी प्राइवेट व्यक्ति के बीच उस सार्वजनिक भूमि को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद का निर्धारण ग्राम पंचायत ही करेगी। सेक्शन 34। ग्राम पंचायत राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से धनराशि उधार ले सकती है। तो धनराशि किससे उधार ले सकती है, किस सेक्शन के अंतर्गत उधार ले सकती है। तो ये जो धनराशि उधार लेने की व्यवस्था ग्राम पंचायत के लिए की गई है, राज्य सरकार से या नियत प्राधिकारी की अनुमति से ही धनराशि उधार लेगी, ये तो बात सही है। तो इसका जो प्रावधान है वो सेक्शन 36 में किया गया है। तो इससे ये पता चल गया, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ग्राम पंचायत किसकी अनुमति, पूर्व अनुमति से धनराशि उधार ले सकती है। तो ग्राम पंचायत, सेक्शन ही नहीं पूछा उसने तो सीधे पूछा ग्राम पंचायत किसकी अनुमति से, किसकी पूर्व अनुमति से धनराशि उधार ले सकती है। तो राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी, कभी ऐसा भी कर सकता है कि राज्य सरकार अकेले दे दे, कभी ऐसा भी कर सकता है कि नियत प्राधिकारी अकेले दे दे, बाकी 3 गलत हों, और कभी दोनों दे सकता है कि राज्य सरकार, नियत प्राधिकारी ए एवं बी दोनों सी वाला ऑप्शन कर दे और डी में नन ऑफ एबव कर दे, नन ऑफ दीज कर दे, कुछ भी कर दे। तो ये क्वेश्चन भी उल्टा पलटा के पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप मेरे हिसाब से उल्टा पलटा लीजिएगा। उल्टाना पलटाना आपका काम है, इट्स योर ड्यूटी। अगला क्वेश्चन में फिर से सेक्शन पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत को कर यानी कि टैक्स, फीस या शुल्क का आरोपण करने की शक्ति है। तो ग्राम पंचायत को जो भी कर या शुल्क अधिरोपित करती है, आरोपित करती है, उसका प्रावधान सेक्शन 37 में किया गया है। तो 37 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित कर या शुल्क के विरुद्ध अपील कहाँ होगी। तो इस अपील की व्यवस्था सेक्शन 37A में ही कर दी गई है और ये बताया गया है कि नियत प्राधिकारी के यहाँ अपील होगी। इसमें ऑप्शन में देखें तो ये नियत प्राधिकारी नहीं है, ये मिसप्रिंट है, जिला प्राधिकारी लिख गया है। तो नियत प्राधिकारी जिला प्राधिकारी का कोई मैच नहीं है, इसलिए वो नियत प्राधिकारी ही इसका आंसर होगा।
अब सेक्शन 37B पूछा गया है आपसे, और ये पूछा गया है कि इस अधिनियम की धारा 37B के अधीन करों और देयों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। तो बिल्कुल वसूल किया जाएगा। अब उसके लिए ये वसूल जो किया जाएगा ये कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत को ही पावर इसके अंतर्गत दिया गया है कि वही इसको इस तरह से जो भी टैक्सेस हैं और जो भी देय हैं वो ग्राम पंचायत जिन पर ये बाकी हैं, ड्यू हैं, उनसे वो भू राजस्व या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकती है यदि वो उसे नहीं चुका रहे हैं तब। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित कर कौन कम कर सकता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी आरोपित कर हैं या म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो आरोपित कर हैं, ये इसमें राज्य सरकार को ही पावर दिया गया है कि राज्य सरकार ही इनको कम कर सकती है। देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन की बात मैं पहले कर रहा था। तो सेक्शन 41 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है और ये जो बजट पारित होगा उसके लिए बहुमत कितना होना चाहिए ये पूछा गया है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है, ये सेक्शन 41 बताता है। और इसके लिए जो कोरम की व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत के बजट पारित करने हेतु जो बैठक बुलाई जाएगी उसकी गणपूर्ति कितनी होगी, तो उसकी गणपूर्ति की व्यवस्था की गई है। मैंने यहीं पर लिख रखा है कोरम के लिए, मोर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये क्वेश्चन ही यहाँ पर रखा हुआ है, बना हुआ कि ग्राम पंचायत के बजट पारित करने हेतु बैठक की गणपूर्ति होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। गांव नीति का उल्लेख, तो गांव नीति का उल्लेख सेक्शन 32 में किया गया है। तो सेक्शन 32 में गांव फंड की व्यवस्था की गई है, इसलिए इस सेक्शन का संबंध गांव फंड से है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी संविदा पर देय धनराशि के लिए वाद हेतु परिसीमा अवधि होगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये पंचायत राज अधिनियम में एक शेड्यूल दी गई है और उसमें केवल एक ही शेड्यूल है और उस शेड्यूल में केवल 4 एंट्रीज हैं। तो उस 4 एंट्रीज से करीब 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं केवल शेड्यूल को लेकर के ही। तो वो ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज में हैं। तो पहला है, किसी संविदा पर देय धनराशि के लिए वाद हेतु परिसीमा, तो ये उस शेड्यूल में बताया गया है कि 3 वर्ष होगी और ये शेड्यूल की फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री में बताया गया है कि जंगम संपत्ति या उसके मूल की वसूली के लिए वाद हेतु परिसीमा, तो इसके लिए भी 3 ईयर है। फिर पूछा गया है कि किसी जंगम संपत्ति का दोषपूर्ण रूप से लेने या हानि पहुंचाने के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद हेतु इसमें परिसीमा, तो इसमें जो परिसीमा है वो भी 3 वर्षीय है। और जो चौथी एंट्री है उसमें ये पूछा गया है कि पशुओं के अनाधिकृत प्रवेश द्वारा पहुंची क्षति के लिए वाद हेतु परिसीमा होगी, तो उसके लिए 6 मंथ होगी। तो इस तरह से ये परिसीमा, उसमें लिमिटेशन दिया गया है वाद दायर करने के लिए। तो शेड्यूल फर्स्ट में ये 4 एंट्रीज हैं और ये चारों एंट्रीज आपके यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं। आप इन एंट्रीज को आप चाहे क्वेश्चन के फॉर्म पे लर्न कर लीजिए या शेड्यूल में जाकर के आप देख लीजिए। और ये भी शेड्यूल से ही क्वेश्चन है।
शेड्यूल का जो कॉलम 4 है उससे ये क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछा गया है कि किसी संविदा पर देय धनराशि के लिए वाद हेतु परसीमा अवधि कब से प्रारंभ होगी। तो अगर देय धनराशि के लिए वाद हेतु की परसीमा अवधि कब से प्रारंभ होगी ये पूछा जा रहा है, तो जब वो धनराशि देय हो जाती है तभी से प्रारंभ होती है। उस शेड्यूल के 4th कॉलम में बता दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ये होगा जब धनराशि वादी को देय हो जाए। इसी तरह जंगम संपत्ति के बारे में पूछा गया है कि जंगम संपत्ति या उससे मूल्य की वसूली के लिए वाद हेतु परसीमा अवधि कब से प्रारंभ मानी जाएगी। तो पहला है जब जंगम संपत्ति को सदोष बयान कर दिया जाए, जब जंगम संपत्ति वाद योग्य हो जाए, अभी देखिएगा यहाँ पर, जब वादी जंगम संपत्ति के प्रदान का हकदार हो जाए। तो ये नहीं बल्कि उसमें बताया गया है प्रदान का जब हकदार हो जाएगा वो वादी, वो प्लेंटिफ, तब से परसीमा अवधि जंगम संपत्ति के संबंध में शुरू होगी वाद दायर करने के लिए। अब ये पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि किसी जंगम संपत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या हानि पहुंचाने के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद हेतु परसीमा अवधि कब से प्रारंभ होगी। तो आप बताइए, जब जंगम संपत्ति दोषपूर्ण रूप से ले ली गई थी, जब जंगम संपत्ति को हानि पहुंचाई गई थी, जब जंगम संपत्ति दोषपूर्ण रूप से ले ली गई या उसे हानि पहुंचाई गई थी, यह सभी गलत है। तो देखो यहाँ पर हानि के संबंध में, हानि पहुंचाने के संबंध में परसीमा अवधि को पूछा गया है, तो वो परसीमा अवधि तभी से शुरू हो जाएगी, मानी जाएगी, जब से उस जंगम संपत्ति को हानि पहुंचाई गई थी केवल। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, जब जंगम संपत्ति को हानि पहुंचाई गई थी तभी से लिमिटेशन पीरियड माना जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है इसमें कि पशुओं के अनाधिकृत प्रवेश द्वारा पहुंची क्षति के लिए वाद हेतु की परिसीमा अवधि प्रारंभ मानी जाएगी। तो आप देख लीजिए, जब क्षति पहुंचेगी, हानि के लिए जब हानि पहुंचाई गई थी तभी से, अब क्षति के लिए तो क्षति जब से होगी तभी से। तो इसका पहला देखिए, जब पशुओं ने अनाधिकृत प्रवेश किया, बिल्कुल नहीं। जब पशुओं को अनाधिकृत प्रवेश से रोका नहीं गया, ये भी नहीं हो सकता। जब पशु अनाधिकृत प्रवेश कर बाहर निकल जाए, ये भी नहीं। जब पशुओं के अनाधिकृत प्रवेश द्वारा क्षति पहुंची थी तभी से परसीमा अवधि प्रारंभ मानी जाएगी। तो इस तरह से ये शेड्यूल से जितने भी 7-8 क्वेश्चन निकल रहे थे वो सारे सीरीज में आपके पास हैं। तो शेड्यूल आपको मुझे लगता है याद हो जाना चाहिए। केवल 4 एंट्री हैं और उसमें कुछ वाद दिए गए हैं, उन वाद का लिमिटेशन दिया गया है, लिमिटेशन पीरियड कि कितने साल, कितना टाइम के अंदर उसको हमें दायर करना चाहिए, और इसके बाद दिया गया है कि उन वादों के लिए जो लिमिटेशन पीरियड होगा कब से माना जाएगा, कब से प्रारंभ या शुरू माना जाएगा। तो इस तरह से ये शेड्यूल आपको लर्न हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये अच्छा बनता है कि धारा 34 के अनुसार, अभी पढ़ भी चुके हैं धारा 34 के अनुसार ऐसे समस्त बाजार तथा मेले अथवा उनके ऐसे अंश का जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हैं, प्रबंध और विनियमन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत उससे उद्ग्रहित या आरोपित समस्त देय प्राप्त करेगी। सेक्शन 34 का क्लास 2 बताता है। तो ये कहाँ, मतलब किसमें जमा होंगे, कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि जो भी धारा 34 के अनुसार जो भी ग्राम पंचायत को ये इनसे आय होगी, जो भी वो उद्ग्रहण होगा, वसूली होगी, जो भी आरोपित देय हैं उनकी वसूली जमा कहाँ होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जितने भी उद्ग्रहित कर हैं वो सारे के सारे गांव नीति के खाते में जमा करेंगे या इसी के माध्यम से वो प्राप्त करेगी। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। तो ये सेक्शन 35 है
और नेचुरल जस्टिस में सुनने का अवसर दिया जाना बहुत आवश्यक है। सामने वाले को सुनने का अवसर और पूरा अवसर, पूरी आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता देना बहुत आवश्यक है नेचुरल जस्टिस के लिए, और ये बात सेक्शन 35 में बताई गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक्शन 36 से है, कोई ग्राम पंचायत इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी से धनराशि उधार नहीं ले सकती। तो उसमें लिखा है सेक्शन 36 में कि राज्य सरकार से ले सकती है, किसी वित्तीय निगम या अनुसूचित बैंक से ले सकती है, और किसी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ले सकती है। ये तो सब लिखा है, उसमें अलग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, क्योंकि ये बैंक अनुसूचित बैंक में ऑलरेडी शामिल है। तो अगर हम सेक्शन 36 को देखते हैं तो उससे आंसर इन चारों में से यही निकल के आता है। फिर भी आप सावधान रहिएगा और केयरफुली अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप वहाँ देखिएगा। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के आमोद का कोई साधन है तो वह प्रतिदिन की दर से कितना कर लगा सकती है। यानी ग्राम पंचायत के पास कर लगाने का पावर है, लेकिन कितना, उसकी लिमिटेशन भी सेक्शन 37(1) के क्लास सी में बता दिया गया है। तो क्लास सी में ये कहा गया है कि इस तरह के जो भी आमोद प्रमोद और मनोरंजन के जगह हैं तो उनमें वो 5 रुपए से अनधिक का कर प्रतिदिन के लिए नहीं लगाएगी। तो ये कर प्रतिदिन का है। तो इसमें याद रखना है कि अगर इस तरह की है तो वो कर किस तरह से लगा सकती है, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, कैसा भी, ऐसा भी क्वेश्चन इससे हो सकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो ये रहे आज के 50+ MCQ, और ये पार्ट 2 है और अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।